हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द शीयर इन बीम्स के बारे में। शीयर जहां मैं बोल रहा हूं दैट मीन्स हम यहाँ पर टैकल करने की कोशिश करते हैं शीयर स्ट्रेस को। अब सवाल ये आता है, शीयर स्ट्रेस को टैकल करना है तो शीयर स्ट्रेस क्यों आता है, क्या वैल्यू होती है उसकी, अगर वो वेरी करता है तो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस शीयर स्ट्रेस। जब हम ये चीज़ समझ लेंगे उसके बाद हम उस शीयर स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है ये सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर का पहला सेशन है जिसमें हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि शीयर स्ट्रेस क्यों आता है, वैल्यू क्या होती है और उसका वेरिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड सेशन में उसको टैकल करने की बातें करेंगे। तो देखिए, जहां मैं बोल रहा हूं शीयर मतलब शीयर स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ बातें आने वाली हैं। व्हाट इज द शीयर स्ट्रेस? शीयर स्ट्रेस मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जो कि आपके ऑब्जर्व्ड प्लेन के अलोंग ही लग रहा है। इसको समझने के लिए मैं मान लेता हूं कि एक पर्टिकुलर बीम है आपके पास। लेट अस सपोज दैट दिस इज द बीम दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन। अब बीम को अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ समझना है, मैं इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान रहा हूँ। और अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इस बीम पर जो लोड लग रहा है दैट इज यूडीएल, तो ऑब्वियस सी बात है यूडीएल में आप सभी जानते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, लेकिन सर ये जो पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है इसमें ये चीज साफ दिख रही है कि किसी भी सेक्शन पर अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, लेट अस सपोज आपने ए सेक्शन पे चेक करा या फिर आपने बी सेक्शन पे चेक करा, तो ऑब्वियसली बात है बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग। एंड ऑब्वियसली बात है ये जो बेंडिंग मोमेंट है उसके कारण आता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पर दो सेक्शंस कट करे हैं, यही सेक्शंस को थोड़ा सा इनलार्ज करके अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही सेक्शन पे कुछ अलग अलग बेंडिंग मोमेंट प्रेजेंट है। और लेट अस सपोज कि ए सेक्शन पर जो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैपिटल एम। एंड लेट अस सपोज कि जो बी सेक्शन है उस पर जाते जाते जो बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ बढ़ गया है एंड दैट इज एम प्लस डी एम। अब देखिए, अगर बेंडिंग मोमेंट है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी एक्ट करेंगे। एंड अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन लीनियर होता है एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में होगा कंप्रेसिव, नीचे होगा टेंसाइल, है ना। लेकिन अगर मैं बी सेक्शन पे बात करता हूं तो बी सेक्शन पे कुछ इस तरह का रहेगा फॉर द स्ट्रेस दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए बी। ठीक है, कंप्रेसिव है इसलिए कंप्रेसिव बी मतलब राइट हैंड साइड से मैं दिखा रहा हूं तो राइट हैंड साइड से दूसरी तरफ दिखा रहा हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑब्वियसली बात है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमारे टॉप जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है उसी पर प्रेजेंट होंगे और नीचे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होंगे हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो उसमें डिफरेंस नहीं है, ये मत समझना कि भैया यहाँ पर मैंने डायग्राम में डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन क्यों चेंज करी है? क्योंकि भैया ए बी सेक्शन को कंप्रेस करना है, तो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में ये दिखाए हैं आपको दोनों ही ग्राफ्स रेड वाले। ठीक है, तो ये जो रेड वाला ग्राफ है दिस इज द ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल दैट इज अ स्मॉल एफ। और बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन होती है जिसका फॉर्मूला बन जाता है एफ का एज एम बाय आई इन टू वाई। ये बेंडिंग इक्वेशन बिल्कुल आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रॉम सॉम सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है इसका डेरिवेशन मैंने अभी यहाँ पर आपको नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन हाँ जब शीयर पढ़ रहे हैं तो शीयर स्ट्रेस का डेरिवेशन जरूर मैं आपके यहाँ पर करवाना, जो कि आप लोग सॉम में भी पढ़ते हो। तो अगर आप लोगों ने सॉम में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस डेरिवेशन को अभी फिलहाल आपको मेरे साथ यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखिए ये तो है स्ट्रेस की वैल्यू, लेकिन अगर मैं देखूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द सेक्शन ए, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज एम बाय आई इंटू वाई। लेकिन अगर मैं बी सेक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पर मोमेंट आपका एम नहीं है बल्कि एम प्लस डी एम है इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई।
आई इज नथिंग बट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मुझे साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रेस है वो चाहे इवन मैं सेम लेयर को भी चेक करूं, सेम लेयर को चेक कर रहा हूं, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, सेम लेयर, लेट अस सपोज दैट दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर दैट यू आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये एक्चुअली यहाँ नहीं बल्कि आप इसका जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो यहाँ से साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर दैट इज dy। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर y। ठीक है, तो y क्या है और dy क्या है, ये चीज क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए क्रॉस सेक्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एंड चलिए क्रॉस सेक्शन देखना ही है अगर, तो इसको मैं पूरी तरह से यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ। दिस इज द विड्थ दैट इज b, और ये जो ए और बी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ को मैं मान लेता हूँ एज dx है। सो ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको dx, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सेक्शन। सो अगर मैं यहाँ पर अब आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द नेट फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ये कौन सी डायरेक्शन का फोर्स है, दिस इज द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, एफ बी बी माइनस एफ ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो एफ लिख रहा है, स्मॉल एफ लिख रहा हूं मैं, दैट इज द स्ट्रेस वैल्यू। मुझे फोर्स चाहिए तो मुझे यहाँ पर एरिया भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द डिफरेंस इन द स्ट्रेस वैल्यूज। ठीक है सर, लेकिन अब ये बताओ ये जो एरिया है ये कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा होगा स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, ये वाले एरिया पे। ध्यान दीजिएगा कौन से एरिया पे, शेड करके बताऊं, देखो ये एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूं इस पर एक्ट कर रहा है आपका ये स्ट्रेस, यस और नो, है ना, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू तो वेरी कर रही है, जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर y पे ले रहा हूँ, इसका मतलब ये वाली लेयर की बात कर रहा हूँ जिसकी थिकनेस बहुत छोटी मानी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dy है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लूँ तो यहाँ पर डिफरेंस में मेरे को क्या दिखेगा, m प्लस, अच्छा इसको ब्लू कलर ले लेता हूँ वापस से, तो मैंने डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट विल बी m प्लस dm माइनस m इंटू y बाय i, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेस वैल्यूज। और अगर मैं एरिया की बात कर लूंगा तो एरिया क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी b इंटू डी वाई। सो अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी dm बाय i इंटू b इंटू डी वाई इंटू वाई, है ना। लेकिन सर ये तो नेट फोर्स है किस पर, दिस इज नथिंग बट दिस इज द नेट फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट, है ना। कौन सा एलिमेंट, जो मैंने ग्रीन कलर से शेड करा है। अब मुझे अगर टोटल यहाँ पर फोर्स निकालना है तो मुझे ये जो छोटा सा मैंने फोर्स निकाला इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेट कर लेने पे क्या मिलेगा मेरे को, दैट विल बी dm बाय i इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वाई, है ना। अब देखिए हाँ, जो डिफरेंस इन द मोमेंट है वो तो सेम है, वो आपके अलग अलग सेक्शन के लिए चेंज नहीं हो रहा है। ए और बी के बीच में जो डिफरेंस इन मोमेंट है वो तो रहेगा ही, है ना। तो dm बाय i वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं चेक करूँ ये b इंटू डी वाई इंटू वाई, ये क्या बन गया, देखिए सर b इंटू डी वाई इज नथिंग बट दैट इज द स्मॉल da, है ना। दिस इज द एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, यस और नो। सो ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। आई होप शायद बात क्लियर है यहाँ तक की, है ना। लेकिन सर ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिख रहा है डी ए इंटू वाई, दिस कैन बी रिटर्न एज इक्वल्स टू बी द, दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एरिया, यस और नो। सो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया लिखा जा सकता है इसको, और इसको मैं लिख देता हूँ एज कैपिटल ए, दैट इज द टोटल एरिया इनटू वाई बार। ठीक है, व्हाट इज दिस टोटल एरिया कैपिटल ए, जो मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, ये है क्या, ये एक्चुअली आपका जो भी यहाँ पर आप लेयर ले रहे हो उसके ऊपर वाला जो भी पूरा पोर्शन है उसका एरिया है। ठीक है, तो उसका एरिया है आपके सेक्शन का, वो एरिया जो कि आपके ऑब्जर्व लेयर के ऊपर वाले पोर्शन का है। ठीक है, तो इसको अभी और थोड़ा यहाँ पर डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि अभी मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन को भी स्टडी करना है। बट देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और अगर मैं यहाँ पर एक शीयर फोर्स या शीयर स्ट्रेस कंसीडर करूं तो देखिए शीयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। शीयर स्ट्रेस
तो इस डायरेक्शन में होगा, लेट अस सपोज दैट इज योर स्मॉल क्यू। अच्छा ये स्मॉल क्यू किस एरिया पे लग रहा होगा, दोस्तों स्मॉल क्यू लग रहा होगा आपके ये इस एरिया पे। किस एरिया पे लगेगा ये, इस एरिया पे लगेगा। कौन से वाले पर, वापस से देख लो, इसको कौन से कलर से शेड करूं कि आपको दिखे भी है, ठीक है। तो बहुत लाइट कलर का शेड ले लेता हूं मैं, ये इस एरिया पे लगेगा। आई होप शायद अभी शेडिंग दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये एरिया पे लग रहा है। तो अब ये एरिया पे स्मॉल क्यू लग रहा है और दैट इज नथिंग बट दैट इज द शीयर रेजिस्टेंस, स्मॉल क्यू इज द शीयर स्ट्रेस वैल्यू इनटू एरिया करना पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी बी इनटू dx। मुझे चाहिए था यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू, तो इससे आप फाइनली जब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने निकाला ही, और इसी हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैरी कर रहा है हमारा क्या, इसी हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वेट कर दिया तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्मॉल q है, स्मॉल q का फॉर्मूला क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू बी dm/dx इंटू a इंटू वाई बार अपॉन आई। अब देखो dm/dx क्या होता है, मतलब चेंज इन योर बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट दैट इज द शीयर फोर्स, यस और नो। तो इसका मतलब मैं यहाँ से फाइनली क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फाइनली फॉर्मूला आएगा फॉर द शीयर स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट दैट इज dm/dx की जगह मैं लिख देता हूँ शीयर फोर्स, दैट इज कैपिटल एस, बाकी a इंटू वाई बार एज इट इज है ना। बाकी इसके अलावा अगर मैं चेक करता हूँ तो i इंटू, अच्छा यहाँ से ये जो b था, ये वाला जो b था यहाँ पर लिखना रह गया था, तो इसको भी b को इधर लिख देता हूँ और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा i इंटू बी डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने याद रखा होगा। कहाँ हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, तो दिस इज डेराइव्ड मेनली इन योर सॉम सब्जेक्ट, ठीक है। बट हाँ ये फॉर्मूला आता कैसे, यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अब देखिए ये फॉर्मूले का ही यूज हम यहाँ पर करेंगे। बट अगर मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूं तो कंक्रीट की बीम्स अधिकतर होती है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में किस तरह से ये शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, चलिए अब ये देखते हैं। सो अब बात कर रहा हूं मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन की। देखिए इसके पहले वाली स्लाइड में जो भी कुछ लिखा है वो आप लोग सॉम में भी पढ़ते हो, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर डिराइव करके बताया है, रिवाइज हो जाए आपका उसके लिए। देखो फॉर्मूला क्या बना था मेरे पास, फॉर्मूला बना था हमारा एस ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है ना, इनका मतलब भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर लेयर कंसीडर कर लेता हूँ। बीम्स अधिकतर मेरी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इसलिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन को स्टडी कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दैट दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेयर ले ली है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितना है, दैट इज y है। और जो मेरी बीम है उसका जो यहाँ पर विड्थ है दैट इज कैपिटल B, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा इसकी टोटल जो डेप्थ है दैट इज नथिंग बट दैट इज स्मॉल d है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, तो कैपिटल A इज नथिंग बट दैट इज द एरिया ऑफ बीम above the observed layer, above the observed layer, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑब्जर्व लेयर की बात करता हूँ तो ऑब्जर्व लेयर मेरी कौन सी है, वो ये वाली है। इसके ऊपर वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, तो सर इसके ऊपर वाला एरिया हो जाएगा ये वाला जिसको मैंने येलो से शेड करा है ना। तो इस येलो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, तो भैया ये आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एज इक्वल्स टू बी कैपिटल A इक्वल्स टू बी d/2 माइनस y। ये तो होगी इसकी डेप्थ, और साथ में यहाँ पर b मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एरिया। अब आप यहाँ पर बोलोगे सर d/2 माइनस y कैसे आ गया, तो भैया देखो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस में चेक करता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ तक का, तो दिस विल बी d/2 है ना। तो d/2 माइनस y हो जाएगा ये y वाले की विड्थ, ठीक है। सो इसके विड्थ और सॉरी इसकी ये डेप्थ हो गई और बाकी साथ में विड्थ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा टोटल एरिया। इन द सेम वे नेक्स्ट टाइम आ जाती y बार, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ योर शेडेड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या है,
कि जो शेडेड एरिया इसका जो भी सेंट्रोइड है, लेट अस सपोज ये है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये वाई बार, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर अब मैं वाई बार आपको पूछता हूँ कि भाई वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी, देखिए वाई बार में दो पार्ट आ रहे हैं। दो पार्ट कौन कौन से, तो एक तो y आएगा और एक ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो छोटा सा दिख रहा है। तो पहले y लिख देता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन ये क्या होगा, ये हो जाएगा d/2 माइनस वाई का आधा, है ना। तो लिख सकता हूँ हाफ ऑफ d/2 माइनस वाई। सो इसी को चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी y प्लस d/4 माइनस y/2, है ना। सो इसको अगेन लिखा जा सकता है एज इक्वल्स टू बी d/4 माइनस, माइनस नहीं प्लस y/2। सो अगेन y बार को मैं लिख सकता हूँ एज हाफ ऑफ d/2 प्लस y, यस और नो। सो ये y बार की वैल्यू आ गई। तो अब चलिए यहाँ पर ये जो q का फॉर्मूला था, ऐसे y बार अपॉन IB, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S इज द shear फोर्स, एरिया की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है, दैट इज d/2 माइनस वाई इंटू कैपिटल B। वाई बार की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज हाफ ऑफ d/2 प्लस वाई, और आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, कुछ और नहीं बल्कि होता है BD³/12। सो इसको लिख देता हूँ BD³/12, और बाकी B को एज इट इज B ही लिख देता हूँ। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 और 2B, जबकि नीचे ऊपर आ रहा है 1B, मतलब नीचे बचेगा यहाँ पर एक सिंगल B, ठीक है। इसके अलावा D³/12 एज इट इज लिख देता हूँ, और ऊपर अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पर S रहेगा। इसके अलावा एक हाफ लिख देता हूँ, और यहाँ पर जरा चेक करिए, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर d/2 है और b की वैल्यू है यहाँ पर y। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, s इंटू हाफ इंटू, इसको लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी d²/4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू d³/12। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए, इतना अगर क्लियर है तो इसी को आगे फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा चेक करें यहाँ पर। ये बन जाएगा हमारा s के साथ 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी d²/4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें एलसीएम ही ले लेता हूँ। एलसीएम अगर मैंने ले लिया तो ब्रैकेट वाली टर्म क्या बच जाएगी, दैट विल बी d² माइनस 4y स्क्वायर, और नीचे चले जाएगा आपका 4। ठीक है, ये नीचे चला गया 4, बाकी b इंटू d³। ठीक है, सो स्मॉल q का फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी s3/2 इंटू s इंटू d² माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल B इंटू d³। सो ये बन गया हमारे पास स्मॉल q का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर y की वैल्यू हो जाए d/2, मतलब क्या है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ मतलब क्या, एक्सट्रीम फाइबर पे। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम फाइबर पे बात करें तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0। y की वैल्यू पुट करके देखो जरा, d/2 है ना, तो यहाँ पर ये d²/4 हो जाएगा आपका y स्क्वायर की जगह, कैंसल आउट करके यहाँ पर हमारा ब्रैकेट वाली टर्म 0 हो जाती है। लेकिन अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, मतलब क्या है, सेंट्रल लाइन न्यूट्रल एक्सिस पर, तो वहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 ऑफ s इंटू b इंटू डी। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर 3/2 ऑफ s बाय बी डी। क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट दैट इज द एवरेज shear stress। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज Q एवरेज, है ना। और ये जो हमारा सेंट्रल लाइन पर होता है Q, वो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है, इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। लेकिन ये जो हमारा जनरल वेरिएशन था, इस वेरिएशन को देखकर आप ये साफ बोल सकते हैं दैट द वेरिएशन इज पैराबोलिक। ठीक है, अब पैराबोलिक वेरिएशन है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाना चाहूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, अगर मैं वेरिएशन का डायग्राम बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको डायग्राम कि भाई जो वेरिएशन होगा यहाँ पर shear स्ट्रेस का, हमारे एजेस पर होगा 0, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और
सेंट्रल लाइन पर मतलब न्यूट्रल एक्सिस पर होगा मैक्सिमम, मतलब वेरिएशन होगा कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हो जाएगा वेरिएशन ऑफ अ स्मॉल क्यू, ठीक है। ऐसा ही सेम वेरिएशन होता है अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन पीसीसी का हो, मतलब जिसमें कोई भी आपने बार वगैरह प्रोवाइड नहीं करे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आरसीसी की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आरसीसी में फॉर्मूला कुछ अलग बन जाता है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ और आपके लिए जो नोट लिखना है वो क्या लिख दूँ, दैट इन पीसीसी variation of a shear stress is parabolic as shown in the diagram, ठीक है। डायग्राम ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, बट दिस इज द नोट। पीसीसी क्या होता है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की लेयर दी है, देयर इज नो रेनफोर्सिंग बार्स प्रेजेंट इन इट। बट ऑब्वियसली बात है, जो अगर मैं यहाँ पर आरसीसी बीम की बात करूँगा, ये हमारा पीसीसी तो हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बीम। तो अगर रेनफोर्समेंट भी प्रेजेंट है तो उस केस में यहाँ पर वेरिएशन कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट टर्म हम लोगों को जो स्टडी करना है दैट इज शीयर स्ट्रेसेस इन द आरसी बीम। शीयर स्ट्रेसेस इन आरसी बीम, ठीक है। तो वेरिएशन हमने अभी फिलहाल रेक्टेंगुलर सेक्शन का तो देख ही लिया था, लेकिन रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या था कि कोई रेनफोर्समेंट नहीं था। अब अगर मैं आरसीसी बीम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बीम है तो यहाँ पर सेंटर जो है हमारा टेंसाइल जोन में प्रेजेंट होगा आपका क्या, स्टील। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है आपका स्टील, ठीक है। बाकी इसकी विड्थ मैं मान लेता हूँ अगेन सेम है, दैट इज कैपिटल बी है। डेप्थ में मान लेता हूँ दैट इज स्मॉल डी है। इफेक्टिव डेप्थ मतलब सेंटर लाइन ऑफ द स्टील के तक का जो डेप्थ है दैट इज योर स्मॉल डी है। तो देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, वहां पर अगर कोई भी बार नहीं दिया गया है तो ये बात तो क्लियर है कि जैसा वेरिएशन हमने देखा था शीयर स्ट्रेस का फॉर द पीसीसी, वैसा ही कुछ वेरिएशन होगा एग्जैक्टली यहाँ पर सेम। कब तक, आपके न्यूट्रल एक्सिस तक, ठीक है। ये वेरिएशन तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट अबोव न्यूट्रल एक्सिस इन आरसी बीम small q variation is similar to a rectangular section, ठीक है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैंने आपको बिल्कुल इसके पहले एग्जैक्टली इक्वेशन बताई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या, तो भैया यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंटली याद रख लीजिए दैट बिलो न्यूट्रल एक्सिस हम क्या एज्यूम करते थे कि जो कंक्रीट है वो क्रैक्ड है, उसके एरिया को हम लोग इग्नोर कर लेते थे, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ दैट बिलो न्यूट्रल एक्सिस एज कंक्रीट इज इग्नोर्ड मतलब मैं क्या मानता था, दैट कंक्रीट इज क्रैक्ड, है ना। ये मैं मानता था, ये बिल्कुल मैं आपको एजम्पशन पहले ही बता चुका हूँ, इज क्रैक्ड, ठीक है ना। सो ऑब्वियस ही बात है नीचे कोई कंक्रीट में एज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन जरूर है। अगर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर टेंसाइल फोर्स भी एक्ट करेगा, है ना। जो टेंसाइल फोर्स जो है वहाँ पर उसी को कौन कैरी करता था, दैट इज योर रेनफोर्समेंट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, देखिए दो अलग अलग सेक्शन अगेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो एक सेक्शन पे जो टेंसाइल फोर्स है, लेट अस सपोज दैट इज नथिंग बट दैट इज योर टेंसाइल फोर्स के साथ ही मैं लीवर आर्म मल्टीप्लाई करके मेरे को मोमेंट की वैल्यू मिलती थी, है ना। तो पहले सेक्शन पे मैं मोमेंट की वैल्यू लिख देता हूँ एज अ टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, है ना। इसी को आप चाहो तो कंप्रेसिव फोर्स के तौर पे भी लिखते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा एक सेक्शन पर है तो m प्लस डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर यहाँ पर हो सकता है आपका जो टेंशन है उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी टी प्लस डी टी, है ना। जो हमारी इंक्रीज हो गई है टेंसाइल फोर्स की वैल्यू वो यहाँ पर चेंज हो गई है, दैट इज पी प्लस
डी टी हो गया, डी टी इंक्रीज है यहाँ पर, और लीवर आर्म की वैल्यू एज इट इज एल ए ही लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ मुझे जरा, दैट व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द सेक्शन, तो नेट फोर्स ऑन द सेक्शन कैसे निकालोगे? दैट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी सर टी प्लस डी टी। ये है फोर्स, देखो भैया फोर्स इंटू लीवर आर्म करते थे आप लोग मोमेंट के लिए, तो टी क्या है? दैट इज द फोर्स माइनस टी, ठीक है। सो दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी डी टी ओनली, यस और नो, लिख सकता हूँ इसको एज इट इज, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अब आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ यार डी टी का फॉर्मूला बता दो, तो डी टी का फॉर्मूला निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस का अगेन यूज करता हूँ मैं, जरा देखो। टी इज नथिंग बट दैट इज एम अपॉन लीवर आर्म। इन द सेम वे अगर मैं पूछता हूँ टी प्लस डी टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी प्लस डी टी की वैल्यू क्या है? दैट इज अगेन एम प्लस डी एम बाय लीवर आर्म। सो अगर मैं डी टी की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी एम प्लस डी एम बाय लीवर आर्म माइनस एम अपॉन लीवर आर्म। एम क्या है? दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी टी? डी टी विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी एम बाय एल ए। एल ए इज नथिंग बट दैट इज द लीवर आर्म, यस और नो। सो ये जो डी टी है, ये डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट इज डी एम बाय लीवर आर्म, यस और नो, दैट इज द नेट फोर्स। पक्की बात है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर शीयर स्ट्रेस की बात करता है तो शीयर स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब ये बताओ कौन सा एरिया ऐसा होगा जो कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को बियर करेगा? तो सर हॉरिजॉन्टल फोर्स को बियर करने वाला एरिया होगा ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। अलग कलर के लिए मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। सो ये वाला एरिया होगा आपका। लेट अस सपोज अगर आपने dx यहाँ पर लेंथ ली है, तो ये dx हमारी लेंथ है आपके बीम की, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये एरिया क्या हो जाएगा? दैट विल बी b इंटू डी एक्स, यस और नो। सो अगेन मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ क्या? दैट विल बी इक्वल्स टू बी नेट फोर्स कितना है? दैट इज डी टी, दैट इज डी एम बाय एल ए, और एरिया क्या है? दैट इज b इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ तक की बात तो क्लियर है। लेकिन अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एम बाई डी एक्स, और बाकी डिनोमिनेटर में क्या? लीवर आर्म इंटू विड्थ, यस और नो। अब एक बात अगेन बताओ कि भैया ये जो डी एम बाई डी एक्स है ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज योर shear force. That means small q is nothing but that is the shear force, that is capital S divided by lever arm into width. Yes or no? लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले में क्या दिख रहा है कि सर शीयर फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इवन लीवर आर्म की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और विड्थ तो है ही कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट दिस इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, यस और नो। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा था उसमें हमारा शीयर स्ट्रेस कैसा रहेगा? दैट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, कहाँ तक के लिए हम लोग स्टडी करेंगे? ओनली अप टू द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो उसके नीचे मत बनाना डायग्राम। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक होती है आपकी? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइन ऑफ द और सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप शायद क्लियर है। ऊपर मैंने बोला था एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर सेक्शन में कैसा वेरिएशन होता है वैसा रहेगा, मतलब पैराबोलिक रहेगा। और नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा रहेगा? दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया है कैलकुलेट, ठीक है। तो आई होप शायद यहाँ तक की बातें क्लियर है कि वेरिएशन कैसा होता है आपका शीयर स्ट्रेस का। बिल्कुल ये वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब अगर मैं शीयर स्ट्रेस को ही स्टडी करना चाहता हूं तो शीयर स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है हमारे बीम पर, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो इफेक्ट स्टडी कर लोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग सम शीयर रेनफोर्समेंट। तो जो हम लोग स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो समझते हैं कि स्टिरअप्स देने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द शीयर स्ट्रेस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्टिरअप्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो फिलहाल इस सेशन को मैं ही एंड करता हूँ इसी आशा के साथ कि भाई जो भी कंसेप्ट मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में बताए थे, वैसे ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, बट जो भी कंसेप्ट बताए थे वो आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे, है ना। वेरिएशन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना था। बाकी फॉर्मूले वगैरह जो है वो इस सेशन में जो फॉर्मूलेज थे वो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सॉम में जरूर पढ़ा हुआ था,
खैर फिलहाल चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।